नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक थोड़ी देर में करेंगे अफसरों के साथ बैठक। लखनऊ से ये जानकारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक करने वाले हैं थोड़ी देर में अफसरों के साथ। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। तो ये जानकारी सामने आ रही है और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। झांसी कांड के बाद अग्निशमन मामले पर बैठक होगी। होने वाली बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। लखनऊ से यह जानकारी। थोड़ी देर में अफसरों के साथ बैठक। थोड़ी देर में होने वाली बैठक में जो है दिशा निर्देश भी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। झांसी कांड के बाद अब एक्शन मोड पर पूरी तरह से सरकार दिखाई दे रही है और इसी को लेकर डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। तो अग्निशमन मामले पर भी बैठक होगी झांसी कांड के बाद और थोड़ी ही देर में अफसरों के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक। लखनऊ से यह अहम जानकारी। बताते चले, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जिस तरीके से झांसी कांड का मामला सामने आया उसके बाद पूरी तरह से सीएम और डिप्टी सीएम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे, सख्ती अपनाते हुए दिखाई दे रहे और इसी को लेकर ये काफी अहम बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में इस बैठक के होने की जानकारी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बताते चले, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यह बैठक काफी अहम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से झांसी कांड जो सामने आया है, पूरी तरह से सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। अब ये बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? अग्निकांड हुआ और 11 बच्चे जाने और तमाम बच्चे जो है वो छूटे, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। जब से अग्निकांड हुआ है तब से चर्चा है कि आग कैसे लगी। इसका पता लगाने के लिए 3 लेयर की जो है कमेटी बनाई गई थी। अब ये उम्मीद की जा रही है कि आग किस कारणों से लगी है, जांच आ चुकी होगी और तमाम मुद्दों को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज जो है समीक्षा करने जा रहे हैं। क्या कमियां रही हैं, किसकी लापरवाही रही है, तो जवाबदेही तय होने का वक्त आ गया है। जो ही झांसी मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड को लेकर के बिल्कुल बताया जा रहा है थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक। अब से कितना वक्त है और अगर हम बैठक को लेकर बात करें किस तरह की हलचल, कई कौन कौन से विभाग के अफसर जो है इसमें मौजूद रह सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है इसमें फायर के भी अफसर हो सकते हैं और हेल्थ के अफसर हो सकते हैं, साथ में बिजली विभाग के भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो हेल्थ को लेकर के है, क्योंकि यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। तो तमाम जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेहियां हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग कैसे पहुंची, इसका अभी तक फिलहाल सटीक जवाब नहीं मिल चुका है। इन सवालों के जवाब के लिए ये बैठक की जा रही है। साथ में समीक्षा कर जवाबदेही भी तय की जाने की बात कही जा रही है। जो बिल्कुल, जो झांसी कांड हुआ उसमें कई तरह की लापरवाही की खबर भी सामने आई है, तो क्या उन तमाम पहलुओं की जांच हो चुकी है? और जांच हो चुकी है तो उन पर अब किस तरह की एक्शन लिए जा सकते हैं? देखिए, जो ही इसमें 3 लेयर की जांचें चल रही थी। एक हेल्थ विभाग खुद कर रहा था, दूसरा प्रशासन कर रहा था, तीसरी जांच जो है वो फायर के विभाग की तरफ से की जा रही थी कि आखिर कहां पर ये चूक हुई और अचानक कैसे आग लगी और ये इतना बड़ा हादसा कैसे बन गया। बच्चों की मौत की असल वजह क्या है, क्या बच्चे झुलस करके मर गए या फिर धुएं की
सांस ना ले पाने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। इन तमाम मुद्दों पर आज जो है समीक्षा होने जा रही है। सरकार तय करेगी, जवाबदेही तय करेगी और इसकी जो असल वजह है उसको खोजने का भरसक प्रयास। तरह के सवाल उठाए गए थे, जो हॉस्पिटल है, अस्पताल प्रशासन पर सवालात उठाए गए थे, जो स्वास्थ्य मैनेजमेंट है उन पर सवालात उठाए गए थे। अग्निशमन की बात करें, ये भी इस दौरान काफी चर्चाओं में रहा था। लेकिन अगर हम आज बात करें, आज किन किन पहलुओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जा सकता है जिनको लेकर डिप्टी सीएम बैठक करेंगे, साथ ही साथ दिशा निर्देश भी उसको लेकर दे सकते हैं? देखिए जूही, अभी तक कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो स्वयं सामने आए थे। उन्होंने जो फायर इंस्ट्रूमेंट है उनको लेकर के सफाई दी थी कि वो पुराने नहीं हैं बल्कि चालू हालत में थे। लेकिन जिस तरह से वो खिड़कियों पे रखे हुए थे उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि इस फायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग भी नहीं किया गया। इसके साथ में जब यह हादसा हुआ तब वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं और डॉक्टर्स कहाँ थे वहाँ पे, जो एनआईसीयू में तैनात थे, जिनकी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी, वो आखिर कहाँ थे? उनको इस हादसे की भनक नहीं लगी। अगर तैनात भी थे तो उनकी तरफ से इन हालात से निपटने के लिए क्या कुछ किया गया? हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अहम भूमिका निभा सकता है। साथ में ही जो अग्निकांड की असल वजह है उसको भी खोजने का प्रयास किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या जो ऑक्सीजन है उसकी गुणवत्ता में कमी थी उसकी वजह से आग लगी, या फिर कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से एनआईसी सेंटर में आग लगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बिल्कुल। अनिल जी, हम अगर बात करें जिस तरीके से जब ये घटना घटी, मौका वारदात पर खुद डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, जायजा जो जाकर है वहां लिया था उन्होंने, पीड़ितों से भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी और लगातार तब से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें जिन लोगों की लापरवाही सामने आई, जिस तरीके से जांच सामने आई है, तो क्या ये माना जाए इस बैठक के बाद उन पर गाज गिरनी तय है? बेशक जो ही ये कहा जा रहा है कि 11 बच्चों की मौत के लिए जो लोग जवाबदेह हैं उन सब पर कार्रवाई होगी और तगड़ी कार्रवाई होगी, इस तरह का मैसेज चल रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है जिस तरह से हमलावर है और जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो इसको लेकर के कहीं माफी का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। क्योंकि वो बच्चे जो बोल भी नहीं सकते थे, जो जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, अपने माता पिता को भी नहीं देखा था, उनकी मौत जो है वो उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। तो इस मामले में किसी भी तरह की मतलब कोताही बरतने के मूड में नहीं है योगी सरकार और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिल्कुल, यानी कि जिन जिन बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हुए हैं उस पर अभी भी सियासत के साथ साथ जो हालात है वो अभी भी सुधरे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ अनिल जी, आगे भी आपका रुख करेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमआई बिल्डर्स को टाउनशिप लाइसेंस का मामला, आवास विकास ने 2 साल बाद एनओसी जारी किया और एलडीए ने टाउनशिप नक्शा भी पास किया है। विवादित जमीन पर टाउनशिप का लाइसेंस, और ये जानकारी लखनऊ से एमआई बिल्डर्स को लेकर आवास विकास ने 2 साल बाद एनओसी जारी किया। एमआई बिल्डर्स को टाउनशिप लाइसेंस का ये मामला बताया जा रहा है और आवास विकास ने 2 साल बाद एनओसी जारी किया है। एलडीए ने टाउनशिप नक्शा भी पास कर दिया है। और अनिल पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, एमआई बिल्डर्स को लेकर लगातार जो है मामले सामने आते रहे हैं, चर्चाओं में बने रहे हैं और अब जो है आवास विकास ने 2 साल बाद एनओसी जारी कर दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सबसे अधिक सुर्खियों में है तो राजधानी लखनऊ का एमआई बिल्डर है। लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब तक 3 आईएएस के नाम खुलकर के सामने आए हैं। महेंद्र सिंह, राकेश बहादुर के साथ अब जो है सत्येंद्र सिंह यादव का नाम सामने आया है। सत्येंद्र सिंह यादव ये एलडीए के बीसी रह चुके हैं। जांच में ये पता चला है कि सत्येंद्र सिंह ने नियम कानून को ताक पे रख करके 2015 में एमआई बिल्डर को टाउनशिप का लाइसेंस दिया था, जिसकी आड़ में जो है एमआई बिल्डर की तरफ से काफी गोरख धंधा किया गया। राकेश बहादुर सिंह जो आईएएस है, इनकी काली कमाई को भी खपाने का काम किया एमआई बिल्डर्स ने। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा
खुलासा हुआ है, जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसमें जो है सत्येंद्र सिंह यादव एक बड़ा चर्चित नाम है, सपा सरकार के सबसे ताकतवर आईएएस थे ये। इनको सपा सरकार में अखिलेश यादव ने BCLDA बनाया था। हाँ। और इन्होंने अपना लखनऊ के अंदर काफी साम्राज्य खड़ा किया था। उसी कड़ी में उन्होंने एमआई बिल्डर को ये गिफ्ट दिया था, टाउनशिप का लाइसेंस दिया था और नियम कानून को ताक पर रख करके ये लाइसेंस दिया था। ये खुलासा जो है वो ईडी की जांच में हुआ है। लगातार ईडी के रडार पर कई आईएएस हैं। अब तक 3 आईएएस के नाम का खुलासा हो चुका है। राकेश बहादुर सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं, इनके पता चला है कि 100 करोड़ रुपया इन्होंने जो है एमआई बिल्डर को दिया था, वहां अपनी काली कमाई खपाई है। मोहिंदर सिंह के ठिकानों पर भी आईटी के छापे पड़े हैं और कई अहम सबूत भी आईटी को मिले हैं। अब जो है सत्येंद्र सिंह यादव जो है वो ईडी के रडार पे आ गए हैं और इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो खुलने वाला है। जो बिल्कुल अनिल जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ईडी के पास कई अहम सबूत भी लगे, लेकिन अब आगे हम ईडी की रुख की बात करें, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अब जो खुलने की बात है, अब कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। एमआई बिल्डर का जहां कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, वहीं ये रिश्वतखोर और घूसखोर और नियम कानून को ताक पर लेकर काम करने वाले जो नौकरशाह हैं, इनकी भी अब कड़ियां खुलने लगी हैं। अब तक एमआई बिल्डर के 3 रिटायर्ड आईएएस से जो गठजोड़ रहा है वो खुल करके सामने आ चुका है। जैसा कि जो मैंने पहले भी बताया आपको कि महेंद्र सिंह पूर्व आईएएस, राकेश बहादुर सिंह पूर्व आईएएस और अब सबसे ज्यादा चर्चित नाम सत्येंद्र सिंह यादव का आया है। सत्येंद्र सिंह यादव फैफई परिवार के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। जब ये आईएएस थे तो एलडीए से लेकर के पूरे लखनऊ में इनकी धाक थी, इनके इशारे पर सत्ता चलती थी, ये कहा जाता है। और इन्होंने एलडीए में तमाम प्लाट और तमाम प्रॉपर्टियां जो हैं बना रखी हैं। इन्होंने एनजीओ के जरिए काफी अपनी प्रॉपर्टी को एकत्रित और जमा किया है। उम्मीद की जा रही है कि ईडी जो है सत्येंद्र सिंह यादव के जो कारनामों को और उनकी अकूत संपत्ति का जल्द ही जांच करके कच्चा चिट्ठा खोलने का काम करेगी। यानी कि फिर से ये मामला चर्चा में बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। तो 2 साल बाद एनओसी जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो उसमें 3 आईएएस के ऊपर अब एक बार फिर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। विवादित जमीन पर टाउनशिप का यह मामला बढ़ते आगे। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। यूपीएसआरटीसी भी पर्यटकों के लिए अभियान चला रहा है। बसों में श्रद्धालुओं को फील गुड कराएगा विभाग। पर्यटकों को फील गुड कराएगी रोडवेज कूली सेवा। रोडवेज कूलियों को अगले हफ्ते से दी जाएगी ट्रेनिंग। सीनियर सिटीजन के लिए मददगार होगी कूली सेवा। तो ये जानकारी महाकुंभ को लेकर। अब महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और सीनियर सिटीजन के लिए अगर हम बात करें तो कूली सेवा काफी मददगार साबित होने जा रहा है। प्रयागराज से ये खबर सामने आ रही है। यूपीएसआरटीसी पर्यटकों के लिए अभियान चला रहा है, जिसके जरिए कूली सेवा उपलब्ध कराए जाएंगे और अगले हफ्ते से रोडवेज कूलियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पर्यटकों को फील गुड कराने के लिए सेवाएं शुरू की जा रही है। प्रयागराज से ये जानकारी। बसों में श्रद्धालुओं को फील गुड कराएगा विभाग। लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव का आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सपा और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी 3 सीटों पर। दोनों पार्टियों की कड़ी नजर। करहल, सिसामऊ और कटेरी पर निगाहें। 20 नवंबर को होगा तीनों सीटों पर उपचुनाव। तो ये जानकारी उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 नवंबर को तीनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और बात करें तो करहल, सिसामऊ और कटेरी ये 3 वो सीटें हैं जहां सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं बात करें तो बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर इन तीनों सीटों पर। दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और करहल, सिसामऊ और कटेरी पर बीजेपी और सपा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
और दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल बढ़ा है। बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पूरे देश में जहां से पराली जलाने का डेटा कम आया है वो पंजाब है। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने का आंकड़े कम करती है तो अन्य राज्य क्यों नहीं कम कर सकते हैं? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कदम उठाना पड़ेगा। अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दुर्गपुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।